हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और तो आज है मंडे और आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास नंबर 3। यानी जैसे कि आपको पता है हम 12th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की, जिसमें हमने सेकेंड बुक का अपना सेकेंड लेसन कंप्लीट कर लिया था और आज हम पहुंच गए हैं थर्ड लेसन में। और वैसे तो ये आपका 7 नंबर लेसन है, क्योंकि फर्स्ट बुक में 4 लेसन थे और सेकेंड बुक में भी 4 लेसन है और थर्ड बुक में भी 4 लेसन है। उस हिसाब से आज आपका 7 लेसन है, लेकिन सेकेंड बुक का ये थर्ड लेसन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्लस। तो आज हम विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर चलेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे आज, लेकिन उससे पहले स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं जितना भी कंटेंट आपको दे पा रही हूँ वो सारा आपको इजीली मिल जाए। राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि हाथ से लिखा है, पेन का पता नहीं कहाँ इधर उधर हो जाता है रोज़ मेरा डेली। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चित्र देखेंगे। ये चित्र है विजयनगर के शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की दीवार का एक भाग। ठीक है, शुरू करते हैं। विजयनगर अथवा विजय का शहर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। अपने चरमोत्कर्ष पर ये उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई और ये उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में ये उजड़ गया। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दियों तक ये पूरी तरह से विनष्ट हो गया था। फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में ये जीवित रहा। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता करी। हम्पी की खोज। हम्पी के भग्नावशेषों 1800 में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पूजा स्थलों के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। कालांतर में 1856 से छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए, जिसमें शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस शहर और साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों और तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य में मिलान किया। कॉलिन मैकेंजी। तो 1754 में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। वे कहते हैं, ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को ये विश्वास हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, जो उस समय भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, को अब भी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानूनों और रीति रिवाजों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकती थी। ठीक है, तो अब हम सेकेंड चित्र को देखेंगे और सेकेंड चित्र है ये हमारा मैकेंजी और उनके सहायक ये चित्रकार थॉमस हिकी के द्वारा बनाए गए तैल चित्र का किसी अज्ञात चित्रकार के द्वारा बनाया गया प्रतिरूप है। ये लगभग 1825 ईस्वी का है और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड के संकलन से संबद्ध है। मैकेंजी के बाईं ओर दूरबीन थामे उनका चपरासी सिनाजी और दाईं ओर उनके ब्राह्मण सहायक हैं, ये देख सकते हो आप।
ठीक है। ये जैन पंडित दाई और उनके पीछे तेलुगु ब्राह्मण कवलेरी वेंतक लक्ष्मैया हैं, ठीक है। तो आप देख लो आप ऐसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राय, नायक तथा सुल्तान। परंपरा और अभिलेखी साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में की गई थी, ठीक है। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे, गवर्नर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया और उन्होंने आगे और विकसित किया। इन साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे कि तमिलनाडु में चोलों और कर्नाटक में होयसालों के राज्य का विकास किया। बात करते हैं कर्नाटक साम्राज्यम की। तो जहां इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं समकालीन लोगों ने इसे कर्नाटक साम्राज्यम की संज्ञा दी। अब यहाँ तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम अथवा प्रवेश द्वार है। ये देख सकते हो कितना सुंदर चित्र है, प्रवेश द्वार। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। ठीक, इन क्षेत्रों के शासक वर्णीय विशाल मंदिरों जैसे कि तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर और बेलूर के चन्नकेशव मंदिर को संरक्षण प्रदान किया था। विजयनगर के शासकों, जो अपने आप को राय कहते थे, इन परंपराओं को आगे बढ़ाया और जैसे कि हम देखेंगे कि उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शासक और व्यापारी। चूँकि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित होती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। ये व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों के द्वारा नियंत्रित था। व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें कुदिरई चट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था, भी इन विनिमयों में भाग लेते थे। 1498 में कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए और ये पुर्तगाली थे, जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग, ने उन्हें इस काल में उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता करी। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों और रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था और ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी और विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। अब यहाँ पर हाथी, घोड़े और लोग। तो गजपति का शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता है। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वर्ग का यही नाम था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों के स्वामी तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। राजा और व्यापारी। तो विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कृष्णदेव राय थे, जिनका शासनकाल 1509 से 1529 तक है। कृष्णदेव राय ने शासनकाल के विषय में अमुक्तमल्यद नामक तेलुगु भाषा में एक कृति लिखी और व्यापारियों के विषय में उसने लिखा कि एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़ों, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती और अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके।
उसे प्रबंध करना चाहिए कि उन विदेशी नाविकों जिन्हें तूफानों, बीमारी या थकान के कारण उनके देश में उतरना पड़ता है की भली भांति देखभाल की जा सके। सुदूर देशों के व्यापारियों जो हाथियों और अच्छे घोड़ों का आयात करते हैं को रोज बैठक में बुलाकर तोहफे देकर और उचित मुनाफे की स्वीकृति देकर अपने साथ संबद्ध करना चाहिए। ऐसा करने पर ये वस्तुएं कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुंचेंगी। आगे बढ़ते हैं। राज्य का चरमोत्कर्ष और पतन। तो एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। ठीक है, तो राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य और सैनिक कमांडर शामिल थे। पहले राजवंश जो संगम वंश कहलाता था ने 1485 तक नियंत्रण रखा। उन्हें सुलुवों ने उखाड़ फेंका जो सैनिक कमांडर थे और वे 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलुवों ने उनका स्थान लिया और कृष्णदेव राय तुलुव वंश से ही संबद्ध था। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र रायचूर दोआब हासिल किया गया 1512 में। उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया 1514 में और बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया गया था 1520 में। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता रहा, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव को ही जाता है। उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की थी। विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय के या उसके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होते हैं। कृष्णदेव की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न हो लगा। उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराविदु के हाथों में चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे। पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सल्तनत के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। अंततः ये स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणित हुई। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री रामराय के नेतृत्व में राक्षिणी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, के युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के द्वारा करारी शिकस्त मिली। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर ये शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराविदु राजवंश ने पेनकुंडा से और बाद में चंद्रगिरी यानी कि तिरुपति के समीप से शासन किया। आगे बढ़ते हैं। ये है दक्षिण भारत में लगभग 14वीं और 18वीं शताब्दी का मानचित्र। हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थी, फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा या अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। उदाहरण के लिए कृष्णदेव राय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया और यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया। इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर से उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनतें दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने की इच्छुक थी। ये राम राय को जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उन्होंने उसे निर्णायक रूप से पराजित कर लिया। यवन संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका प्रयोग यूनानियों और उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राय तथा नायक। ठीक है, तो साम्राज्य से शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे और जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे, और ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। इन प्रमुखों को क्या कहते थे? तो इन प्रमुखों को नायक कहते थे और ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया था और ये अक्सर विद्रोह कर देते थे और इन्हें सैनिक कार्रवाइयों के माध्यम से ही वश में किया जाता था। अब बात करते हैं अमर नायक प्रणाली। तो अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। एकता प्रणाली याद है? एकता प्रणाली
जो इल्तुतमिश ने शुरू करी थी, याद है ना, वही। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय के द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पकर्मियों और व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे और ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों और सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए खर्च किया जाता था। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए एक राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था, पर 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इस कारण केंद्रीय राज्य की ढांचे का विघटन तेजी से होने लगा। अमर क्या होता है? तो अमर शब्द का आविर्भाव मान्यता अनुसार संस्कृत शब्द समर से हुआ, जिसका अर्थ है लड़ाई या फिर युद्ध। ये फारसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है, जिसका अर्थ होता है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। ये विजयनगर का नक्शा दिया हुआ है, ठीक है। तो विजयनगर राजधानी तथा उसके परिप्रदेश। अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर की ओर रुख करते हैं। अधिकांश राजधानियों की तरह ये भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली में अभिलक्षित थी। शहर के विषय में खोज। तो विजयनगर के राजाओं और उनके नायकों की बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं, जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। कई यात्रियों ने शहर की यात्रा करी और इसके बारे में लिखा। इनमें से सबसे उल्लेखनीय वृतांत निकोलो दे कांती नामक इतालवी व्यापारी, अब्दुल रज़ाक नामक फारस के राजा का दूत और अफानासी निकितन नामक रूस का एक व्यापारी, जिन सभी ने 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा की थी, और दुआर्ते बरबोसा, डोमिंगो पेस तथा पुर्तगाल का फर्नोवा यूनुनिस, जो अब सभी 16वीं शताब्दी में आए थे, के हैं, ठीक है। विशाल फैला हुआ शहर। तो ये डोमिंगो पेस के द्वारा लिखे गए विजयनगर शहर के वर्णन से लिया गया एक उद्धरण है। इस शहर का परिमाप मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता, पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहाँ से मैं इसका एक बड़ा भाग देख पाया। मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि ये कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। वहाँ से मैंने जो देखा वो मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ और देखने में अत्यंत सुंदर, जिसमें पेड़ों के कई उपवन हैं, आवासों के बगीचों में तथा पानी की कई नालियाँ जो इसमें आती हैं, और कई स्थानों पर झीलें हैं तथा राजा के महल के समीप ही खजूर के पेड़ों का बगीचा और अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष थे, ठीक है। अब जल संपदा देखेंगे तो विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी के द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है, और ये नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है, जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती सी प्रतीत होती है। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी से मिलती हैं। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। चूँकि ये प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, इसलिए पानी के संचयन और इसे शहर तक ले जाने के व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में से एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि उसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हीरिया नहर को आज भी भग्नावशेषों के बीच देखा जा सकता है। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। किलेबंदियों तथा सड़कें। तो इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उन विशाल किलेबंदी की दीवारों पर नजर डालते हैं जिनसे उन्हें घेरा गया था। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक के द्वारा कालीकट यानी कि कोझिकोड भेजा गया दूत अब्दुल रज़ाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। इनसे न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के
क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी और ये विशाल राजगीरी संरचना थोड़ी सी शुंडाकार थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े फानाकार थे, जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। वर्गाकार और आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे और इसे किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। अब्दुल रज़ाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास हैं और पेस कहता है कि इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है, जिसमें खेत हैं जहां वे धान उगाते हैं और कई उद्यान हैं और बहुत जल जो 2 झीलों में लाया जाता है। इन कथनों की आज के पुरातत्वविदों के द्वारा पुष्टि की गई। उन्होंने धार्मिक केंद्र और नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले हैं। ये क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सींचा जाता था, जिसमें तुंगभद्रा से जल लाया जाता था। आपके विचार में कृषि क्षेत्र को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का प्रमुख उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। ये घेराबंदियां कई महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरी कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी तथा व्यापक नीति को अपनाया। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी और तीसरी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे, जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे, जो अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को वे नियंत्रित करते थे। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुम्बद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक यानी कि हिंद इस्लामी कहते हैं, क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के साथ संपर्क से हुआ। पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की और वहां से बाहर आने वाली सड़कों का अध्ययन किया और इनकी पहचान प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोजों से की गई है। सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी और इनके दोनों ओर बाजार थे। शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चलें तो सामान्य लोगों के आवासों के अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य हैं। पुरातत्वविदों ने कुछ स्थानों जिनमें शहरी केंद्र का उत्तर पूर्वी कोना भी शामिल है में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई है और इनका ये सुझाव है कि हो सकता है कि इन स्थानों पर अमीर व्यापारी रहते हों। ये मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था और यहाँ स्थित मकबरों और मस्जिदों के विशिष्ट कार्य हैं। फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है। सामान्य लोगों के आवासों जो अब अस्तित्व में नहीं हैं का 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बरबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करते हैं। लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं और फिर भी सुदृढ़ हैं और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित है। क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे, जो विविध प्रकार के संप्रदायों जो संभवतः विभिन्न समुदायों का संरक्षित थे के प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। सर्वेक्षणों में ये भी इंगित होता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं जो हमने छोड़ दी। तो ये है ये तो पढ़ लिया था। ये है राजकीय केंद्र की ओर जाती है कृत्रिम जल प्रणाली। ये किलेबंद दीवार में बना एक प्रवेश द्वार है। ये एक गोपुरम है और ये उत्खनित पटरी का एक भाग है। और ये क्या हो गया? ये चीनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े हैं। विजयनगर में एक मस्जिद देख सकते हो आप।
ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। राजकीय केंद्र, राजकीय केंद्र बस्ती, राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई है, पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित थे। स्पष्टता मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था, जो इन देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने और वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई, और ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं हैं जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबद्ध नहीं होती। इन रचनाओं और मंदिरों के बीच एक अंतर ये था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे, जबकि धर्मेतर भवनों की अधिरचना विकारी वस्तुओं में बनाई गई थी। महानवमी डिब्बा, तो इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया। राजा का भवन नामक संरचना अंतर क्षेत्र में सबसे विशाल है, परंतु उसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं, जिन्हें समानता सभा मंडप और महानवमी डिब्बा कहा जाता है। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है और इनके बीच में एक गली है। सभा मंडप एक ऐसा मंच है जिसमें आसपास और निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इसमें दूसरी मंजिल, जो इन स्तंभों पर टिकी थी, तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा, और इसलिए ये स्पष्ट नहीं है कि ये मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है, जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्णन से पटा पड़ा है। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर और अक्टूबर के शरद मासों में बनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार, जिसे दशहरा उत्तर भारत में, दुर्गा पूजा बंगाल में, नवरात्रि या महानवमी प्रायद्वीपी भारत में नामों से जाना जाता है। कि महानवमी शाब्दिक अर्थ महान नवा, ये देखो महानवमी डिब्बा बना हुआ है, ठीक है। और विजयनगर का एक भवन, तो सभा मंडप और महानवमी डिब्बा, जिसे पेश संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा देता है, के विषय में वह लिखता है कि संरचनाओं में एक के ऊपर एक 2 मंच है। सुंदरता से चित्रित ऊपरी मंच पर इस विजय के भवन में राजा ने कपड़े से बना एक कमरा बनवाया, जहां मूर्ति का एक पूजा स्थल है, और एक अन्य में बीच में एक चबूतरा रखा हुआ है, जिस पर राज्य का सिंहासन खड़ा हुआ है, मुकुट तथा राज्य की पायल, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं महानवमी डिब्बा पर उत्कीर्ण चित्र है ये, ठीक। ये है एक सामना, ये क्या है भाई, ये ऐसे ही कुछ बना हुआ, ये कमल महल की एक मेहराब का सूक्ष्म चित्रण है, ठीक है। और ये कमल महल का एक खड़ा रेखा चित्र है। खड़ा रेखा चित्र किसी वस्तु अथवा संरचना का ऊर्ध्व अवलोकन होता है। ये हमें इन अभिलक्षणों के विषय में जानकारी देता है जो एक छाया चित्र में नहीं देखे जा सकते। मेहराबों को ध्यान से देखें और संभवतः इंडो इस्लामिक तकनीकों से प्रभावित थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत और अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा, भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा तथा साज लगे घोड़ों, हाथियों और रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा, और साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं के द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। उन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्योहारों के अंतिम दिन राजा अपनी और अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था, और इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे। क्या महानवमी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है वो इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था? विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों और बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। राजकीय केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं की तरह ये भी एक पहेली बना हुआ है। राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन, राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में एक लोटस यानी कि कमल महल है, जिसका ये नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। हालांकि ये नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि ये भवन किस कार्य के लिए बना था। अरे क्या हो जाता है बार बार, एक सेकेंड।
ठीक है, यहाँ पर ठीक है के लिए बना था। और एक ये देखो कमल महल की एक तस्वीर है। सुझाव जो मैकेंजी के द्वारा बनाए गए मानचित्र में मिलता है ये है कि एक परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई थे। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय को हजार राम मंदिर, ये देखो हाथियों के अस्तबल का खड़ा रेखा चित्र है ये, और हाथियों के अस्तबल का नक्शा एक संरचना का समस्तरी अवलोकन देता है। ठीक है, कमल महल के समीप स्थित हाथियों का अस्तबल, तो यहाँ पर हाथी रहते थे इस जगह पे। अब ये जो चित्र देख रहे हो ये है हजार राम मंदिर की दीवारों पर मूर्ति कला बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ जो नीचे चित्र है ये मदुरई के सभा मंडप का आंतरिक भाग, मेहराबों को आप ध्यान से देखिए। तो कहा जाता है कि संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार के द्वारा ही किया जाता था। बीच के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियां सुरक्षित है। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्ण रामायण के लिए गए कुछ दृश्यांश सम्मिलित है। शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं विनिष्ट हो गई थी, पर नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। इनमें से कई भवन आज भी अस्तित्व में हैं। नेक्स्ट है धार्मिक केंद्र, राजधानी का चयन। अब हम तुंगभद्रा नदी बार बार ही ऊपर चला जाता। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियां रामायण में उल्लिखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष, जो राज्य के संरक्षक देवता और शिव का एक रूप माने जाते हैं, से विवाह के लिए तप किया था। आज तक ये विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं। दूसरे शब्दों में ये क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध था। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा, जो पल्लव, चालुक्य, होयसल, चोल वंशों तक जाता है। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी काम करते थे। शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान में देते थे। अतएव मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति और निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम थे। ये संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहां विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेत के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरत राणा का प्रयोग भी करते थे। ये अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ है राजा, का संस्कृत अनुवाद था और शाब्दिक रूप से इसका अर्थ था हिंदू सुल्तान। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया। अब राज की प्रतिकृति मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी और राजा की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उसके साथ जाते थे। आकाश से लिया गया विरूपाक्ष मंदिर का दृश्य, गोपुरम और मंडप। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं, जिनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता की घोतक थी शामिल हैं। इनका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बौना प्रतीत कराते थे और जो लंबी दूरी से ही मंदिर, यहाँ पर देखो आकाश से लेकर मंदिर का, ये है विरूपाक्ष मंदिर का नक्शा। अधिकांश वर्गाकार संरचनाएं देवस्थल है, जो दो प्रमुख प्रवेश द्वारों को काले रंग से भरा गया। प्रत्येक छोटा बिंदु एक स्तंभ को दर्शाता है। वर्गाकार या आयताकार ढांचे में व्यवस्थित स्तंभों की पंक्तियां प्रमुख सभागारों, मंडपों और बरामदों को विभाजित करती प्रतीत होती हैं। ये है दैवीय विवाहों के आयोजन में प्रयुक्त होने वाला एक कल्याण मंडप। मूर्तियों वाले स्तंभ का एक रेखा चित्र है, ये बहुत सुंदर बना हुआ है। इसमें हाथी भी बने हैं। अरे 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 तो
होने का संकेत देते थे। ये संभवतः शासकों की ताकत को याद भी दिलाते थे, जो इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक तथा कौशल जुटाने में सक्षम थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप और लंबे स्तंभों वाले गलियारे, जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवस्थलों के चारों ओर बने थे, सम्मिलित हैं। अब हम दो मंदिरों की ओर सूक्ष्मता से देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दियों का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। इन परिवर्धनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था। ठीक। मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने और कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। इन अवसरों पर विशेष मूर्तियों का प्रयोग होता था, जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। दूसरा देवस्थल विट्ठल मंदिर भी रोचक है। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप, यानी कि विट्ठल स्वामी की बात हो रही है। विट्ठल मंदिर का ये देखो रथ देख सकते हो आप, और ये है जिंजी का झूलता मंडप, जिंजी का झूलता मंडप। ठीक है। तो और इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का घोतक है जिनमें एक सामाजिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर में कई सभागार, रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर है। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे, जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपराओं को जारी रखा तथा और अधिक व्यापक बनाया, ठीक वैसे ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया। यहाँ तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरमों का निर्माण भी स्थानीय नायकों के द्वारा किया गया था। मदुरई के नायकों द्वारा बनवाया गया एक गोपुरम है ये। ठीक है। महलों, मंदिरों और बाजारों का अंकन। हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया। फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं के खड़े रेखाचित्र तथा मूर्तियां, ये सब कैसे खोजा गया? मैकेंजी के द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांतों और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग के द्वारा किया गया। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। तदुपरांत 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर में मिले भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया गया। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया। इस विशुद्ध प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीकी से देखते हैं, ये है मानचित्र निर्माण। इसका पहला चरण ये था कि संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया। फिर इन छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्गों के समूहों में बांटा गया, लेकिन इतना काफी नहीं था। आगे फिर छोटे वर्गों के और छोटी इकाइयों में बांटा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए थे और इनसे हजारों संरचनाओं के अंशों, छोटे देवस्थलों और आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया। उनका प्रलेखन भी किया गया और हम इस सब के कारण सड़कों, रास्तों और बाजारों आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सका और इन सभी की स्थिति की पहचान स्तंभ, आधारों और मंचों के माध्यम से की गई। एक समय जो बाजार जीवन थे, उनका बस अब यही कुछ बचा है। ठीक है। विजयनगर स्थल का विस्तृत मानचित्र ऊपर से दाएं। जॉन एम फ्रीट्स, जॉर्ज मार्शल और एम.एस. नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक काम किया, ने लिखा, वो याद रखना महत्वपूर्ण है कि विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं, स्तंभ, टेक, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए
छज्जों के अंदरूनी भाग और मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं है और केवल पत्थर की संरचनाएं अस्तित्व में है। यात्रियों के द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण उस समय के स्पंदन से पूर्ण जीवन के कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, मंदिर का नक्शा देख सकते हो। बाजार, पेश बाजार का एक सजीव विवरण देता है। आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं। इस गली में कई व्यापारी रहते हैं और वहां आप सभी प्रकार के माणिक्य और हीरे, पन्ने, मोती, छोटे मोती, वस्त्र, पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे पाएंगे। फिर हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं जहाँ से कई सामान्य घोड़े, टट्टू, कई तुरंज, नींबू, संतरे, अंगूर और उद्यान में उगने वाली हर प्रकार की वस्तुएं लकड़ी की मिलती है और इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं। और समानता रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में करता है, जहां बाजार चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मन के कई मात्रा में जौ, सेम, मूंग, दालें, काना चला खाद्य पदार्थों से भरे रहते थे जो सभी सस्ते दामों पर और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते थे। फरनाओ नूनीस के अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों, संतरों, नींबू, अनार, कटहल और आम से भरे रहते थे और सभी बहुत सस्ते बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था। नूनीच उल्लेख करते हैं कि भेड़, बकरी का मांस, सुअर, त्रिगमांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर और सभी प्रकार के पक्षी, चिड़िया, चूहे, बिल्ली, छिपकली विजयनगर के बाजारों में बिकती थी। ठीक है, उत्तरों की खोज में प्रश्न। सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया और उन्हें प्रयोग में लाया गया। वो हमें ये भी बताते हैं कि किन वस्तुओं और तकनीकों से उनका निर्माण किया गया और कैसे किया गया। उदाहरण के लिए किसी शहर की किलेबंदी के अध्ययन से हम उसकी प्रतिरक्षण आवश्यकताओं और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं। यदि हम उनकी अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करें तो भवन हमें विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में भी बताते हैं। वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता या प्रश्रयदाता व्यक्त करना चाहते थे। वे अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते हैं जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ का परिणाम होते हैं। उन्हें हम समझ सकते हैं जब हम अन्य स्रोतों जैसे साहित्य, अभिलेखों तथा लोक प्रचलित परंपराओं से मिली जानकारी को संयोजित करें। स्थापत्य तत्वों के परीक्षण हमें ये नहीं बताते कि सामान्य पुरुष, महिलाएं, बच्चे जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग थे, इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे। क्या उनकी शाही केंद्र और धार्मिक केंद्र के किसी भी भाग में पहुंच हो सकती थी? क्या वे मूर्ति के सामने से तेजी से निकल जाते थे और देखने के लिए रुकते, सोचते और उसके जटिल प्रतीक चित्रण को समझने का प्रयास करते? और वे लोग जिन्होंने इस विशाल निर्माण परियोजनाओं पर कार्य किया था, उन उद्यमों के विषय में क्या सोचते थे जिसके लिए उन्होंने अपना श्रम दान दिया था। ठीक है, यहाँ पर है कृष्णदेवराय। तो परिदृश्य की कुछ समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर के गोपुरम में रखी कृष्णदेवराय की एक सुंदर प्रतिमा को देखिए। स्वाभाविक है कि शासक इसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता था और पेश राजा का वर्णन कुछ इस प्रकार करता है। मंझला कद, गोरा रंग और अच्छी काठी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चिचक के दाग। देखो इस तरह से। ठीक है, ये देखो नीचे चित्र है रानी का स्नानघर नामक संरचना का एक भाग। काल रेखा पढ़ेंगे तो 1200 से 1300 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना, 1206, 1300 से 1400 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, 1336 बहमनी राज की स्थापना, 1347 जौनपुर, कश्मीर और मदुरई में सल्तनतें हैं। लगभग 1400 से 1500 में उड़ीसा के गणपति राज्य की स्थापना, 1435 गुजरात और मालवा की सल्तनतों की स्थापना, अहमदाबाद, बीजापुर और बेरार सल्तनतों का उदय 1490 में। लगभग 1500 से 1600 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय, 1510 बहमनी राज्य का विनाश, गोलकुंडा की सल्तनत का उदय, 1518 बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना, 1526 और विजयनगर की खोज और संरक्षण की मुख्य घटनाएं, 1800 में कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा, 1856 में अलेक्जेंडर ग्रनीलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिए, 1876 पुरास्थल की मंदिर की दीवारों के अभिलेखों का JF फ्लीट द्वारा प्रलेखन आरंभ, 1902 में मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य आरंभ, 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया जाना। ठीक, और इसी के साथ ही हमारा ये पूरा का पूरा लेसन हो जाता है फिनिश। तो हमने साम्राज्य की राजधानी विजयनगर को पूरा पढ़ लिया। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, स्टडी विद अनु को शेयर करिए, स्टडी विद अनु के साथ
लाइक करिए और क्या करना है, क्लासेस को भैया अगर पसंद नहीं हो तो आगे देखिए और इससे पहले की क्लासेस भी देखिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, तब तक पढ़ते रहिए, बाय बाय।